मुझे अपने पीछे लगाए गए सुराग रसां की मौत का अफसोस था। बेचारा खामखा मारा गया, लेकिन इस काम में तो ऐसा होता ही है। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे जिंदा न छोड़ता। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि अब किसी दूसरे सुराग रसां को मेरे पीछे लग जाना था और फिर नए सिरे से मुझे पहले उसे मौत के घाट उतारना पड़ता। अपने बंगले पर आकर मैंने शेव बनाई, गुस्ल किया और अखबार लॉन में से उठा कर पढ़ने लगा। इतने में खानसामा भी आ गया। मैं धोती और बनियान में आराम से कुर्सी पर यूं टांगे पसारे बैठा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा हूं। खानसामा ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मैं आकर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। मेरा जहन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मिस्टर टंडन से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सुबह की सैर के वक्त उसे हलाक करने का मंसूबा मैंने तर्क कर दिया था, क्योंकि इसमें एक और सुराग रसां की जान जाती थी, जो अब इतना आसान काम नहीं था। कुदरती तौर पर एक सुराग रसां की मौत के बाद दूसरे सुराग रसां की कड़ी हिफाजत की जाएगी, और अगर मैं उसे अपने पीछे लगाता हूँ तो मुझे शनाख्त किया जा सकता था। मैंने मिस्टर टंडन को ठिकाने लगाने के दूसरे मंसूबों पर गौर करना शुरू कर दिया, मगर मेरा जहन थक चुका था। रात 1 बजे का उठा हुआ था, नींद आ रही थी, मगर मैं आज किसी हालत में भी दफ्तर लेट नहीं जा सकता था। ठीक वक्त पर मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। मकबरा हुमायूं वाली लाश के बारे में मिस्टर टंडन को खबर मिल चुकी थी, मगर उसने फोन पर मुझसे कोई बात न की। उस रोज उसने मुझे फोन ही न किया। सेक्रेटरी इंटेलिजेंस मिस्टर तिवाड़ी ने भी अपने एक आदमी के कत्ल की कोई बात न की। मैं समझ गया कि मिस्टर तिवाड़ी यकीनन मिस्टर टंडन के साथ हैं, और मेरी मुश्तबा शख्सियत के सिलसिले में टंडन ने उसे भी एतमाद में ले रखा है। अगले रोज अखबारात में भी हुमायूं के मकबरे में लाश पाए जाने की कोई खबर न आई। महकमे ने इस खबर को खुफिया रखा था। मैं मामूल के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देता रहा। 2 दिन गुजर गए तो तीसरे दिन दोपहर के बाद मिस्टर टंडन ने मुझे फोन किया और कहा, कैप्टन, तुम्हें एक शुभ खबर सुनानी है, मिठाई तैयार रखो। मैं ठिठक सा गया। मिस्टर टंडन बड़ा खुश था। ये मुझे कौन सी खुशखबरी सुनाने वाला है? मैंने आवाज में खुशी का तासुर पैदा करते हुए कहा, सर, ऐसी कौन सी शुभ खबर है? मिठाई तो वैसे भी मुझे आपके चरणों में भेंट कर खुशी होगी। उसने बताया कि मेरी तरक्की हो गई है। मिस्टर बासु को तरक्की देकर बंगाल भेजा जा रहा है और मैं उसकी जगह सेक्रेटरी नंबर 1 की असामी पर फाइज हो रहा हूँ। यकीनन ये मेरे लिए एक ट्रैप था। मिस्टर टंडन कौन सी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए था, इस सिलसिले में मुझे कुछ इल्म नहीं था। अगले रोज दफ्तर में मुझे सब ने बधाई दी। मुझे पार्टी देनी पड़ी। दफ्तर के सभी लोग मौजूद थे। मिस्टर टंडन कह रहे थे, कैप्टन मेहता, तुम नौजवान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा। सुजाता भी मेरी तरक्की का सुनकर बड़ी खुश हुई। बहन कृष्णा कुमारी भी अपने खामद के साथ मिठाई लेकर मुझे मुबारकबाद देने आई। नागपुर वाली बहन का भी मुबारकबादी का तारा आया। सुजाता के माता पिता ने भी इस खुशी में अपने घर पर मेरी दावत की। वहां मेरी बहन कृष्णा कुमारी भी मौजूद थी। कृष्णा कुमारी ने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाया कि अब मुझे शादी में देर नहीं करनी चाहिए। सुजाता के माता पिता भी अपनी बच्ची की जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते थे, और फिर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हो। फिर भैया तुम क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा था, अगर उनमें से किसी को मालूम हो जाता तो वहां कयामत आ जाती। मैंने कृष्णा से कहा कि अभी नई ड्यूटी संभाली है, अगले बरस सोचूंगा ब्याह के बारे में। उसने सुजाता की माँ से कह दिया कि मैं अगले बरस सुजाता से शादी करने पर रजामंद हो गया हूँ। मैं खामोश रहा। 1 बरस में बहुत कुछ हो सकता था। सुजाता भी बड़ी खुश हुई। मेरे सेक्रेटरी बन जाने से अब दिन में एक बार मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस के सेक्रेटेरिएट में मिस्टर टंडन के पास जाना पड़ता था, जहां दफ्तरी उमूर पर रोज के रोज उनसे बातचीत होती थी। हो सकता है मुझे सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की देने की एक वजह यह भी हो कि मिस्टर टंडन मुझे अपनी निगाह में रखना चाहता था। मैंने अपने फराइज जिम्मेदारी से अदा करने शुरू कर दिए। इस दौरान मेरे एजेंट ने, जो जरूर दिल्ली में मौजूद था, मुझसे किसी किस्म का राब्ता पैदा करने की कोशिश न की। ये बात मेरे लिए हैरानी का बायस भी थी। जाहिर है भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों पर काम जोरों शोर से जारी था और उसे रोकने की अशद जरूरत थी। मैं इस ख्याल से लाल किले की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि ये तयशुदा अमर था कि मेरी निगरानी बराबर की जा रही थी। मैंने कुछ पुरस्कार आदमियों को अपने पीछे मंडलाते देखा भी था। ये शक्लें बदलती रहती थीं। इन हालात के पेश नजर मेरा लाल किले की तरफ जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था, बल्कि मैंने तो ये सोच रखा था कि अगर किसी जगह अपने आदमी ने मुझसे राब्ता पैदा करने की कोशिश की तो मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूंगा। ये मेरे खिलाफ बिछाया गया जाल भी हो सकता था। बरसात का मौसम आ गया। दिल्ली के आसमान पर दूसरे तीसरे रोज काली काली घटाएं उमड़ आती और बारिश होती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन बारिश नहीं हो रही थी, मगर आसमान पर बादल छा रहे थे। मैं सिगरेटों का डिब्बा खरीदने के लिए एक स्टोर में दाखिल हुआ तो एक आदमी तेजी से मेरे करीब से होकर निकल गया। वो स्टोर के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जिधर चीनी के बर्तनों का सामान सजा हुआ था। मुझे उस आदमी पर कुछ गुस्सा भी आया, क्योंकि उसकी कोहनी मुझे लगी थी। कैसे बदतमीज लोग होते हैं कि चलना भी नहीं आता। मैं सिगरेट खरीदने लगा तो एकदम से ख्याल आया, कहीं ये अपना एजेंट
एजेंट तो नहीं, नए एजेंट के बारे में बेहद मोहतात हो गया। इस बात का शदीद इम्कान और खतरा था कि मिस्टर टंडन किसी अपने आदमी को मेरा एजेंट बनाकर मेरे पास भेज दे। अगरचे कोर्ट का लफ्ज मेरे एजेंट के सिवा और किसी को मालूम नहीं हो सकता था, उसके बावजूद मैं बेहद मोहतात हो गया था। मेरी नजरें अपने आप चीनी के बर्तनों वाले हिस्से पर उठ गईं। जो आदमी मुझे कोहनी मार कर मेरे करीब से निकल गया था, वो लंबी मेज के पास मेरी तरफ मुंह किए खड़ा चाय की एक कीमती सेट को देख रहा था। हमारी आंखें चार हुई तो वो जरा सा मुस्कुराया और चाय की एक खूबसूरत चैनक की तरफ उंगली से इशारा किया। मैं उथेड़ बुन में पड़ गया। ये एजेंट भी हो सकता था और टंडन का भेजा हुआ आदमी भी। उसने चाय की चैनक में मेरे नाम कोई पैगाम रख दिया था, मगर जरूरी था कि उसकी जबान से मैं कोई लफ्ज सुनूं। उसको सुने बगैर मैं चाय की चैनक को हाथ नहीं लगा सकता था। सिगरेट का बंडल वहीं काउंटर पर रखवा कर मैं शेविंग क्रीम खरीदने स्टोर के अकबी हिस्से में चला गया। यहाँ दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे शेल्फ लगे थे जिनमें किस्म किस्म का सामान रखा हुआ था। मैं अपने लिए क्रीम की ट्यूब तलाश कर रहा था कि वही आदमी जो ठंडे सूट में मलबूस था और अच्छा खासा मुदब्बर दिखाई दे रहा था मेरे करीब आकर शेल्फ में साबुन पसंद करने लगा। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अब उसने अपना कोड लफ्ज बोल दिया। ये कोड लफ्ज खास हमारा कोड था और अपने आदमी के सिवा दूसरे किसी को इसका इल्म नहीं हो सकता था। कमांडो और जासूसी की मुहिमों में कोड लफ्ज इसमें आजम का दर्जा रखता है और उसकी बेहद हिफाजत की जाती है, क्योंकि इसी कलीद की मदद से दुश्मन के मुल्क में अपने आदमी को पहचाना जा सकता है। लेकिन मैं अब भी उसे अपना कोड लफ्ज बताते हुए घबरा रहा था, मगर मुझे बताना ही पड़ा। उस आदमी ने साबुन की टिक्किया को सूंघते हुए कहा, अच्छा साबुन है, मगर साहब आजकल बाजार में नकली माल बहुत आ गया है। फिर नीचे शेल्फ में देखते हुए बोला, नीले फूलों वाली चैनक में तुम्हारा नाम पैगाम है। इतना कहकर वो तेज तेज कदम उठाता स्टोर के काउंटर की तरफ चल दिया। मुझे उस आदमी की मौजूदगी का भी एहसास था जो मिस्टर टंडन के इशारे से मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं उस लंबी मेज के करीब आ गया जहाँ चीनी के डिनर सेट, चाय सेट और दूसरा सामान फरोख्त के लिए पड़ा था। 2-3 औरतें एक डिनर सेट की प्लेटें देख रही थी। वह नीली फूलदार चैनक मेरे दाएं जानिब रखी थी जिसमें हमारे एजेंट ने मेरे नाम कोई पैगाम डाल रखा था। अगर इस शरीफ आदमी को मालूम होता कि महकमे की जानिब से निगरानी की जा रही है तो ऐन मुमकिन था कि वो ये जरूरी पैगाम चाय की चैनक में न डालता, मगर वो ये काम कर चुका था। अब इस पैगाम को चैनक में से निकालना था। मैंने चैनक की एक कप को उठाकर जरा ऊपर करके देखा। तासुर ये दिया कि मैं रोशनी में उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हकीकत में मैं स्टोर में लोगों का जायजा लेते हुए अपने पीछे लगे हुए आदमी को शनाख्त करना चाहता था। मुसीबत यह थी कि हर दूसरे तीसरे रोज मेरा सुराग रसां बदल जाता था। 2 रोज मैं एक चेहरे को अपने आसपास मंडलाते देखता और तीसरे रोज वो गायब हो जाता। उसके बाद एक और अजनबी आ जाता। मुझे वो खास चेहरा स्टोर में नजर न आया। मैं नीले फूलों वाली चैनक के करीब आ गया, फिर उसे उठाकर उसका ढकना उठाकर देखा। उसके अंदर तह किए हुए नीले कागज का चौकोर टुकड़ा पड़ा था। इस किस्म के अहम पैगाम की तरसील के लिए मुझे ये जगह हरगिज पसंद न आई। फिर ये सोचकर खामोश रहा कि अपने एजेंट को इल्म नहीं है कि मेरी निगरानी हो रही है। मैंने चाय की चैनक का छोटा सा ढकना जानबूझकर नीचे कालीन पर गिरा दिया। उसके साथ ही मैं मेज के नीचे झुक गया। चाय की चैनक में तह किया हुआ नीला कागज निकालकर अपने बूट के अंदर छुपा दिया। इस मकसद के लिए मैं चैनक को नीचे झुकते हुए साथ ही ले आया था। इस काम में मुझे बमुश्किल 3 सेकंड लगे होंगे। चैनक को वापस मेज पर रखकर उसके ऊपर ढकना लगाया, फिर उसके करीब ही पड़े हुए एक शीशे के एस्ट्रे को खरीदने की गरज से उठा लिया। मेरे लिए अब वहाँ कोई चीज खरीदना जरूरी हो गया था। शीशे का एस्ट्रे खरीदने के बाद मैं स्टोर से बाहर निकल आया। अपना सूट पोश एजेंट अब मुझे कहीं नजर न आया। गाड़ी में बैठकर मैं वापस अपने मोती नगर वाले बंगले पर आ गया। लगता था कि अपना एजेंट मेरी तलाश में था। अगर मैं उस रोज स्टोर पर न जाता तो एजेंट मुझे किसी दूसरी जगह जरूर मिलता। घर आते ही मैं बाथरूम में घुस गया। जूते में छुपाया हुआ नीला कागज निकाल कर खोला। मरमूज अल्फाज में कागज पर लफ्जों की शक्ल में पूरी 14 सतरें थी। ये एक ऐसी मरबूज जबान थी जिसको खोलने के लिए कम से कम 10-15 मिनट की मेहनत करनी पड़ती। मैंने कागज तय करके जेब में रख लिया। बाहर निकल कर बेडरूम में आ गया। कपड़े तब्दील किए। नौकरानी किचन में खानसामा के साथ खाना तैयार कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा, मुझे परेशान न किया जाए। टेलीफोन आए तो कह देना कि मैं सो रहा हूँ। बेडरूम में आकर मैंने दरवाजे को अंदर से बोल्ट कर लिया। कॉपी और पेंसिल लेकर पलंग पर बैठ गया। नीला कागज निकाल कर सामने रखा और मरमूज जबान के लफ्जों को खोलकर उसे तहरीर की शक्ल में लाना शुरू कर दिया। इस काम में मुझे पूरा आधा घंटा लग गया। जब मैं कोर्ट की तहरीर को उर्दू में मुंतकिल कर चुका तो सबसे पहला काम ये किया कि नीले कागज को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे करके बाथरूम के फ्लश में बहा दिया। बाथरूम में ही जाकर मरमूज खुफिया पैगाम पढ़ने लगा। ये पैगाम ऐसा था,
जो कुछ हो गया है हमें मालूम है। 15 अगस्त की शाम के 6 बजे एतमादुद्दौला पार्क में नीली कमीज वाला हमारा आदमी तुम्हें एक पैकेट देगा। उसमें तुम्हारे लिए कारामद चीजें होंगी, नई हिदायत भी होंगी। न्यूक्लियाई हथियारों का काम अब बंबई के साहिल पर एक ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया है। बंबई के अंधेरी स्टेशन पर हमारा एक साथी तुम्हें मिलेगा, बाकी हिदायत पैकेट में होगी। इस नए मिशन को तुम्हें हर हाल में कामयाबी से मुकम्मल करना होगा। मैंने 15 अगस्त शाम 6 बजे और एतमादुद्दौला पार्क को जहन में बिठा लिया। तर्जुमा किए हुए कागज को पुर्जे पुर्जे किया, उसे बाथरूम के फ्लश में बहाया और पलंग पर आकर लेट गया। उस रोज अगस्त की 12 तारीख थी। 15 अगस्त में अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। इसका मतलब यह था कि मुझे अब बंबई के साहिल पर कमांडो अटैक करना होगा। मेरे साथ एक आदमी भी होगा जो मुझे बंबई के अंधेरी स्टेशन पर मिलने वाला था। अब सवाल यह था कि मैं दफ्तर से छुट्टी लेता हूँ तो यकीनी बात थी कि मिस्टर टंडन की तरफ से मामूर किया हुआ आदमी मेरा ताक़ुब करता मेरे साथ जाएगा। उसका मेरा पीछा करना मेरे मिशन की और खुद मेरी तबाही का बायस बन सकता था। अगर मैं किसी बहाने छुट्टी लेकर अकेला जाता हूँ तो मिस्टर टंडन के दिल में कई नए शुभात पैदा हो सकते थे और मुमकिन था कि वो मेरे पीछे लगाए गए आदमियों की तादाद में इजाफा कर दें। अगर मैं सुजाता को साथ लेकर जाता हूँ तो मामले की संगीनी काफी हद तक दूर हो सकती थी और ऐन मुमकिन था कि टंडन सिर्फ एक आदमी को ही मेरे पीछे लगाने पर इक्तिफा न करे। मैं उन्हें यह भी नहीं बताना चाहता था कि मैं बंबई की तरफ जा रहा हूँ। मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। 2 दिन उसी पर गौर फिक्र करता रहा। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। ये जो मेरे पीछे CID का आदमी लग गया था उसने मुझे सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था। 15 तारीख को एतमादुद्दौला पार्क में जाते हुए भी उस आदमी की मौजूदगी लाजमी थी, लेकिन मैंने 15 अगस्त को अपने पीछे लगे हुए आदमी को चकमा देने का फैसला कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि वो आदमी मेरा पीछा करते हुए एतमादुद्दौला पार्क तक आए, जहां मुझे अपने खुसूसी एजेंट से एक खुफिया और इंतहाई जरूरी पैकेट वसूल करना था। 15 अगस्त को भारत अपना यौम आज़ादी मनाता है, इसलिए उस दिन पूरे भारत में आम तातील होती है। मैं घर में बैठा अपनी नई स्कीम पर गौर कर रहा था। मैं इस इम्कान को भी रद्द नहीं कर सकता था कि इंटेलिजेंस चीफ को 99% यकीन होगा कि हुमायूं के मकबरे वाला कत्ल मैंने ही किया है। इस एतबार से अब जो आदमी मेरी निगरानी पर लगाया गया था वो हर किस्म के इस्तहे से लेस होगा और उसे इतनी आसानी से मैं अपने रास्ते से नहीं हटा सकूंगा। यही वजह थी कि मैं उसे अपने रास्ते से हटाने की बजाय चकमा देने का प्रोग्राम बना चुका था। मैं अपने दिल में एतमादुद्दौला पार्क के करीब जो सिनेमा हाउस था उसका तस्वुर जमा रहा था। ये सिनेमा हाउस मेरा देखा भाला था। सबसे बड़ी उम्मीद अफसा बात यह थी कि इस सिनेमा हाउस का एक ऐसा अकबी दरवाजा भी था जो सिनेमा हॉल के अंदर ही से सिनेमा के एक गोदाम में खुलता था। इस गोदाम में सिनेमा के पेंटर ने अपना स्टूडियो बना रखा था, जहां वो मचान बना बना कर बड़े बड़े बोर्डों पर तस्वीरें बनाता था। सिनेमा के उधेड़ उम्र पेंटर का नाम गिरतारा था। मैं उसे यूं जानता था जब मुझे उसके बनाए हुए बोर्ड्स पसंद थे और जब कभी सुजाता के साथ सिनेमा देखने जाता तो उससे मुलाकात हो जाती। मैं उसकी बनाई हुई फिल्म एक्ट्रेसों की बड़ी बड़ी तस्वीरों की जरूर तारीफ करता। मैंने उसी सिनेमा हाउस को चुन लिया था। यही वो करीबी जगह थी जहां से मैं अपने पीछे लगे हुए CID के आदमी को चकमा दे सकता था। चुनाचे 15 तारीख वाले दिन मैंने सिनेमा हाउस में दोपहर का शो देखने का प्रोग्राम बनाया। उस रोज जुमेरात का दिन था और दफ्तर में छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गया। मैंने 3 बजे का अलार्म लगा दिया था। 3 बजे दोपहर को उठा, मुंह हाथ धोया, खानसामा और नौकरानी से कहा कि मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा। गाड़ी निकाली और सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गया। पहले रोज की तरह मैंने उस दिन भी बंगले से निकलने के थोड़ी ही देर बाद अपने पीछे लगे हुए आदमी को शनाख्त कर लिया। हमारे लिए CID के आदमियों को पहचानना मुश्किल नहीं होता। उनकी चाल ढाल और हरकत सकनात हमें फौरन बता देती हैं कि ये CID का आदमी है। चुनाचे उस आदमी को भी मैंने जल्द ही पहचान लिया। वो भी एक मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। एतमादुद्दौला पार्क के करीबी सिनेमा हाउस में कोई नई हिंदुस्तानी फिल्म चल रही थी। काफी रश था। मैंने गाड़ी पार्किंग की जगह पर खड़ी की और अपने जासूस की आंखों के सामने गैलरी का टिकट लिया और सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया। गैलरी का टिकट मैंने इसलिए लिया था कि गैलरी की दीवार जहां शुरू होती थी वहां एक दरवाजा राहदारी में खुलता था। इस राहदारी में बाथरूम के साथ ही एक जीना नीचे करतारे पेंटर के गोदाम में जाता था और गोदाम का दरवाजा सिनेमा हाउस के पीछे छोटे से गंदे नाले पर खुलता था। इस गंदे नाले के पार एतमादुद्दौला का पार्क था। मैं गैलरी में उस नशिस्त पर बैठा जो गैलरी की दीवार के करीब थी। घड़ी मेरी कलाई पर बंधी थी जिसकी सुइयां अंधेरे में चमककर मुझे वक्त बता रही थी। 4 बजे फिल्म शुरू हुई। 5:15 बजे इंटरवल हुआ। मैं अपना आप अपने पीछे लगे हुए जासूस को दिखाने के लिए इंटरवल के वक्त गैलरी से उतरकर बाहर आ गया। अपनी गाड़ी के करीब खड़े होकर ठंडा मशरूब पिया और फिर सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया।
फिल्म शुरू हो गई। हॉल में अंधेरा हो गया। मैं अपनी नशिस्त पर यूं दराज हो गया कि जैसे आराम कर रहा हूँ। मकसद ये था कि जब मैं उठकर जाऊं तो दूर पीछे से देखने वालों को ये एहसास न हो कि मेरी नशिस्त खाली है। मेरा कयास था कि जासूस गैलरी के पीछे वाली किसी कतार में बैठा होगा। जब मेरी घड़ी ने ठीक 6:45 बजाए तो मैं आहिस्ता से उठकर गैलरी की दीवार वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस पर नीला पर्दा गिरा हुआ था। बाथरूम जाने के लिए लोग उसी दरवाजे से जाते थे।